कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग आपको सबसे पहला चैप्टर हम बताए थे, पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे सिस्टम ऑफ सर्कल्स। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, उसी को हम लोग स्टार्ट किए थे। और उसमें आपको सर्कल क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ बताए थे। उसके बाद दूसरे लेक्चर में आपको हम बताए हुए थे कि 2 सर्कल या 3 सर्कल के बीच एंगल कैसे बनता है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है और उसके क्वेश्चंस भी बताए थे आज की क्लास में। और आपको एक चीज़ और बताए थे कि अगर सर्कल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, अगर सर्कल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो सर्कल आपस में क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। वो 2 सर्कल कम से कम तो 2 ही होगा ना। अगर 2 सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो दोनों ऑर्थोगोनल सर्कल कहलाता है। ये चीज़ आपको बताए हुए थे। और आज की क्लास में हम इसी पे आधारित क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और इसको और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट से आपको बताएंगे और ज़्यादा इसको विस्तार करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये आपका 2D और 3D जो चैप्टर है, बुक है, चैप्टर क्या का है, बुक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सवाल ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में ही दे दें कि क्या कंडीशन होगा कि ये 2 समीकरण दे दे कि ये 2 समीकरण किस कंडीशन के लिए ऑर्थोगोनली कट करेंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ऑर्थोगोनल कट करने के लिए क्या कंडीशन होगा कि एंगल 90 डिग्री हो, तो एंगल 90 डिग्री होने के लिए क्या कंडीशन होगा, ये सारा चीज़ हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। और आपको पता है कि इस बार बिहार यूनिवर्सिटी जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया है तो आप पेपर सेकेंड आप उठा के देख लीजिएगा, 70 से 80% क्वेश्चन केवल 2D और 3D से है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन से है ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि उससे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। 2 नंबर के लिए आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो दे नहीं सकते हैं और उससे छोटा क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए 2D और 3D अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्थोगोनल सर्कल एक्चुअली में होता क्या है, वो तो आपको बता ही दिए हैं और अच्छे से हम समझते हैं। फिगर के माध्यम से देखिए, जैसे कि 2 सर्कल है, ठीक है, ये 2 सर्कल है, अगर इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री समकोण हो जाए तो ये दोनों सर्कल क्या होगा, ऑर्थोगोनल सर्कल होगा। इसीलिए ऑर्थोगोनल सर्कल नहीं सर्कल्स होता है, क्योंकि एक सर्कल ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता। वो किसी एक दूसरे के साथ जब एंगल बनाएगा, तो जब किसी दूसरे के साथ एंगल बनाएगा तो 2 सर्कल होगा, और अगर उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, वो दोनों सर्कल होगा ऑर्थोगोनल सर्कल। इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल्स, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल यानी ये एंगल 90 डिग्री। तो आपको पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला बताया थे r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 2r1 सॉरी 2r इंटू r1, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको बताया था कल की क्लास में। तो यहाँ r क्या होता है, r पहले सर्कल का रेडियस मान लेते हैं, ये पहला सर्कल S है और ये S1 है, तो पहले सर्कल का रेडियस कितना है, r है, दूसरे का क्या है, r1 है, और इस दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आप खुद से बताइए कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों सर्कल क्या होगा, आपस में ऑर्थोगोनल होगा, तो क्या कंडीशन होगा, तो कंडीशन ये होगा कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री रखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या सामने आ रहा है, तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, दैट इज when थीटा बराबर 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल सर्कल्स कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 2r इंटू r1। अब आपको पता है कि cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और इंटू ये वाला चीज इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2r इंटू ये 2 है, 2r इंटू r1 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ये भी हम लोग कह सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इज इक्वल टू
डी स्क्वायर, यही कंडीशन होगा। किसके लिए कंडीशन होगा? ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए। यानी अगर हमको दो सर्कल दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल पता नहीं है लेकिन रेडियस पता है और ये डी मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पता है, तो हम लोग को एंगल निकालने का जरूरत नहीं है। बिना एंगल निकाले अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग कह देंगे कि वो सर्कल क्या है? ऑर्थोगोनल सर्कल है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यानी एंगल 90 डिग्री बनाता है, और अगर एंगल 90 डिग्री बनाता है तो दोनों सर्कल आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो क्वेश्चन में देगा कि प्रूफ करिए कि ये दोनों सर्कल आपस में ऑर्थोगोनल है, और उसका रेडियस कहीं से देगा और इस दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस देगा। तो हम लोग को ये कंडीशन अप्लाई करना है, ये चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्थोगोनल सर्कल हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव में देने का चांस ज़्यादा है। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में हो तो इस टाइप के क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये तो है कि अगर आपको रेडियस पता है, क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आपको रेडियस पता है और इस दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता है, तब आप ये बता सकते हैं, तब आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं और चेक करके बता सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सर्कल है कि नहीं। लेकिन आप खुद से सोचिए कि अगर आपको सर्कल का इक्वेशन दे दे, दो सर्कल का इक्वेशन दे दे और कहे कि आप बताइए कि ये दोनों सर्कल क्या है? ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तब क्या करिएगा? अगर केवल इक्वेशन दे दे तो कुछ नहीं करिएगा। इक्वेशन देगा तो आप उससे रेडियस निकालिएगा, उससे सेंटर निकालिएगा, फिर सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा, फिर इस कंडीशन में पुट करिएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे यहाँ जो रेडियस है, ये तो एक कंडीशन है, ये अगर रेडियस दे तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ पे रेडियस जो दिया है, इसी के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसी को रिप्लेस करके एक और कंडीशन बनाते हैं। कोई ऐसा कंडीशन बनाते हैं जिसमें केवल हमको इक्वेशन दिया है तो हम उसमें पता कर ले कि वो है कि नहीं ऑर्थोगोनल सर्कल। तो कुछ ऐसा भी कंडीशन बनाते हैं, ऐसा भी सिचुएशन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है वो सिचुएशन। तो चलिए समझते हैं कि अब मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन देगा तो क्या देगा? सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, दोनों का इक्वेशन कुछ मान लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन मानते हैं। आपको पता है कि इक्वेशन से क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन दो सर्कल यहाँ दिया है, तो अब इक्वेशन मान लिए तो फिर दूसरा सर्कल का इक्वेशन क्या माने? बड़ा कंफ्यूजन है। अगर सेम लिख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहचानने के लिए कि पहला सर्कल का इक्वेशन है, इसमें 1 लगा देंगे, g1 f1 और c1 इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से अब दूसरा इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम रहेगा और प्लस 2 इसमें g के बगल में 2 लगा देंगे, g2, ताकि पता चले कि ये वाला जो इक्वेशन है वो दूसरे सर्कल का है। g2 x प्लस 2f2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है हमारे पास। अब आपको पता है कि अगर ये दो इक्वेशन दिया है, अगर इक्वेशन दिया है तो उसका रेडियस कितना होगा? आपको हम बताए ना कि अगर इक्वेशन पता है सर्कल का तो रेडियस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा चीज आपको बताए हुए हैं। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस दोनों सर्कल का क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं और सेंटर निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ नाउ रेडियस ऑफ सर्कल 1, तो सर्कल 1 का जो रेडियस होगा 1 इज वो कितना होगा? तो आपको फॉर्मूला बताते हैं कि रूट के अंदर में लिखना है g² प्लस f² माइनस c। लेकिन
यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट में केवल जी है, नहीं, जी के साथ 1 भी लगाया तो g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर और c1। तो ये क्या हुआ, r का वैल्यू है, इसको r बराबर लिख सकते हैं, सर्कल 1 इज r बराबर सर्कल 1 का जो रेडियस है उसको क्या माने हम लोग, r माने, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, √g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। उसी तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल सेकेंड इज r1 इज इक्वल टू, तो सेकेंड सर्कल में क्या हो जाएगा, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ठीक है, और आपको बताया है कि सेंटर किससे निकलता है, सेंटर कितना होता है, तो सेंटर ऑफ सर्कल 1, इस सर्कल 1 को ये भी लिख सकते हैं सर्कल एस, सर्कल 1 को या सर्कल एस हम लोग माने हैं, तो सर्कल 1 इज माइनस g1 और माइनस f1। आपको बताया था कि रेडियस जो होता है माइनस g माइनस f होता है, तो यहाँ g नहीं होगा, g1 होगा, यहाँ f नहीं f1 होगा। उसी तरीके से सेंटर ऑफ सर्कल 2 इज माइनस g2 और माइनस f2। अब दोनों का सेंटर निकल गया, दोनों का रेडियस निकल गया, तो अब बताइए रेडियस तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ तो d पुट करना है ना, तो d क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो दोनों सेंटर के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक नया कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं नाउ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सीधा सेंटर्स लिख देते हैं, यही दो सेंटर है ना, सेंटर 1 सेंटर 2, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब बताइए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है दूसरा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, तो माइनस g1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा g2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू प्लस अब कितना माइनस f1 और माइनस f2, यानी माइनस f1 और प्लस हो जाएगा f2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यानी d का वैल्यू आ गया, इसको कह सकते हैं सेंटर्स आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d इज। ठीक है, तो ये d का वैल्यू आ गया और r का वैल्यू हम लोग पता चल ही गया है, r1 का वैल्यू पता चल ही गया है, तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन में इसको मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे अगर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, तो ये सर्कल हो जाएगा, ये सेकेंड सर्कल हो जाएगा, ये थर्ड सर्कल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुटिंग करते हैं वैल्यू, जो हम लोग का r का वैल्यू आया है, r1 का वैल्यू आया है और d का वैल्यू आया है, इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट करते हैं तो एक नया कंडीशन बनेगा। पुटिंग द वैल्यूज एक से ज्यादा वैल्यूज ऑफ r1 एंड d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, तो r स्क्वायर, r मतलब कितना, r का वैल्यू कितना है, r का ये वैल्यू है ना, तो r मतलब रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस
F1 स्क्वायर माइनस C1। इसका क्या है होल स्क्वायर r है, r का क्या है स्क्वायर है और प्लस, अब उसके बाद है r1 का स्क्वायर। तो r1 कितना है, r1 देखिए यहाँ r1 रूट अंडर g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू d का स्क्वायर। तो d का ये वैल्यू नया है तो ये वैल्यू जितना है उतना का स्क्वायर माइनस g1। अच्छा इस माइनस वाले को बाद में लिखते हैं और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो जाएगा g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर और प्लस f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर कर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि सब में रूट है और सब में स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा g1 स्क्वायर और प्लस f1 स्क्वायर और माइनस c1 और प्लस ये हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और माइनस c2 और इज इक्वल टू, इधर देखिए अब स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया, लेकिन g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर है और ये f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर है। a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर दोनों टूट जाएगा, इसको तोड़ते हैं। g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर माइनस 2g1 इंटू g2, और उसके बाद प्लस f2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, दोनों बात ही क्यों है, f1 f2 दोनों सेम है प्लस में, और माइनस ये हो जाएगा 2f1 इंटू f2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इधर g1 स्क्वायर है, इधर भी g1 स्क्वायर है, कट गया। f1 स्क्वायर है, इधर भी f1 स्क्वायर है, कट गया। उसके बाद g2 स्क्वायर है, इधर भी g2 स्क्वायर कट गया। f2 स्क्वायर, ये भी f2 स्क्वायर कट गया। तो अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो इधर जो माइनस में है और ये 2g1 इंटू g2, इधर 2f1 इंटू f2, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g1 इंटू g2 और प्लस 2f1 इंटू f2। इधर जो माइनस में है माइनस c1 और माइनस c2, इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2। तो यही कंडीशन हो जाएगा किसके लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स बार बार याद रहता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी हम लोग को पढ़ना है, वो मैट्रिक्स में पढ़ना है, आपको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए कंडीशन है। अब दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये भी है और एक कंडीशन ये भी है। ठीक है, अगर सर्कल का इक्वेशन देगा तो हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और अगर रेडियस देगा तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर सर्कल देगा तो उसमें से g1 g2 आराम से निकाल लेंगे, f1 f2 निकाल लेंगे, c1 c2 निकाल लेंगे, सीधा उसमें दिखता है। और यहाँ सीधा एक लाइन में हम लोग बता देंगे कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। लेकिन अगर कहीं रेडियस दिया है और सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस दिया है तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हो गया, दिन भर इसी में खेलते रहेंगे, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट अगर कुछ समझ में ना आए तो उसके बीच का एंगल निकालिए, एंगल अगर 90 डिग्री आ गया तो ऑर्थोगोनल है। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपको हम करके भी बताएंगे और बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना है। मेरा मकसद होता है कंसेप्ट को क्लियर करना, ताकि आपसे सारा क्वेश्चन खुद से बने। हम तो क्वेश्चन कराने के लिए कराएंगे, लेकिन आपसे बने तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाएं कि इसका कंडीशन कैसे निकाला जाता है, वरना अगर हम चाहते तो सीधा आते आपको बता देते कि हाँ ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हुआ तो ऑर्थोगोनल है, नहीं तो नहीं है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि इतना क्यों है, ये कहाँ से आया, इतना ही आने पर ऑर्थोगोनल क्यों है। तो अब आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन आपको करा के हम दिखाते हैं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज के पहले नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर, ये तीसरा नहीं है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिए हैं और आपको इसको प्रूफ करके बताते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। ये दोनों पेयर, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट पेयर्स ऑफ सर्कल्स इतना एंड इतना आर ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है, दो सर्कल का जो पेयर दिया हुआ है वो क्या है, वो ऑर्थोगोनल है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन इसको अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए आपको मिटाया नहीं है दिखाने के लिए ताकि याद रहे, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये जो सर्कल का जो पेयर है, ये दोनों सर्कल है वो क्या कैसा है, वो ऑर्थोगोनल सर्कल्स है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स इक्वेशन का जो सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और -2y। अच्छा इसमें सी नहीं है ना, इतना ही है ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ इतना ही इज इक्वल टू 0 एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर है प्लस 3x और प्लस 4y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन क्या किया है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। अभी इस फॉर्म में नहीं है, अभी आप देखिए यहाँ कि 2 है, 2 इंटू है, तो क्या इसमें है 2 इंटू, कहीं 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर नहीं है, तो इस फॉर्म में हम लोग को पहले इक्वेशन को हम लोग को लाना होगा। ये भी नहीं है, इसमें क्या है प्लस c है, तो इसमें कोई c के रूप में है नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसको उस इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो 4x है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2x और माइनस ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 सॉरी 2 इंटू 1 और इंटू वाई और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 1 इंटू वाई है तो 2y ही होगा, इसमें 0 जोड़ देंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया, आपको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो इतना लिखने का जरूरत नहीं था। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये 2 तो रहता ही है और ये क्या है g है और ये क्या है x है। उसी तरीके से ये है 2 और ये है f और ये है y, ठीक है। तो f का वैल्यू आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 2 है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ f का जो वैल्यू है 1 नहीं है, -1 है, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। जबकि जनरल फॉर्म क्या होता है, प्लस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा साइन के साथ हम लोग लेते हैं, इसका जो साइन है उसके साथ लेंगे, तो माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग उस फॉर्म में इसको चेंज कर दिएगा, चाहे तो इसको माइनस को भी चेंज कर सकते हैं, प्लस कर देंगे और इसको कर देंगे 2 इंटू -1 हो गया। अच्छा एंड अब इसको क्या करें भाई, अब इसको 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, तब तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 2 तो हमको चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 2 ये दोनों में तो कॉमन नहीं है, तो इस दोनों में से इस सब में से भी कॉमन लेके आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं 0 में, तो 0 में से पूरा बिलियन में कोई खत्म हो जाएगा, तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें से 2 जब कॉमन लिए हैं तो हो जाएगा 3/2 और x 3/2x हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कौन सा फॉर्म चाहिए, 2gx वाला फॉर्म चाहिए, तो 2gx करने के लिए एक और 2 चाहिए हम लोग को, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 3/4 और इंटू x। अब इसको देखिए अभी 2 से 2 कट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, एक 2 कॉमन ले लिए हैं तो ये बराबर हो जाएगा 3 की, ठीक है। और प्लस उसी तरीके से इसमें से भी तो 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा, तो ये 4 है दिख रहा है, लेकिन बचा तो 2 ये है, तो 2 इंटू 1 और इंटू वाई और प्लस 2 तो कॉमन ले लिए ना, तो 1 बचा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये भी किस फॉर्म में आ गया, इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, हेयर g1 का वैल्यू कितना है, हेयर g1 बराबर हमको g1 बराबर 2 दिख रहा है, f1 बराबर
तो F1 का वैल्यू -1 है और C1 बराबर, C1 का वैल्यू 0 है एंड G2 का वैल्यू है ना 3/4। अच्छा F2 का वैल्यू कितना है 1 है और C2 का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब हम लोग अब तो सब वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन में इस चीज को हम लोग सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या है ये क्वेश्चन, ये दोनों जो पेयर है वो सर्कल का वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट फॉर ऑर्थोगोनल फॉर two circles are orthogonal we know that for two circles are orthogonal when लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। 2D 3D में आपको लैंग्वेज थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, ये कैलकुलस थोड़े है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। G2 और +2 F1 और F2 = C1 + C2। तो हम लोग इस चीज को, अब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, यानी हम लोग LHS को लेते हैं और उसके बाद RHS को लेते हैं, दोनों इक्वल आ गया और ये प्रूफ हो गया तो हम कहेंगे हेंस कि ये क्या है, ये पेयर क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो हम लेते हैं यहाँ से LHS बराबर 2G1 G2 + 2 F1 F2। तो G1 का वैल्यू कितना है, G1 का वैल्यू है 2 × 2 और उसके बाद G2 का वैल्यू कितना है, G2 का वैल्यू 3/4 और प्लस 2 × F1 का वैल्यू कितना है -1 और F2 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो ये 4 से 4 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2 = कितना हो गया 1 हो गया। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट का माने नहीं माने, तो ये फर्स्ट हो गया। अब लेते हैं RHS बराबर, तो RHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर C1 + C2। तो C1 का तो वैल्यू 0 है और C2 का वैल्यू कितना है 1 है, +1 = 1। इक्वेशन क्लियरली लिख सकते हैं, इक्वेशन ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा चीज है ना, तो क्लियरली लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्लियरली 2G1 G2 + 2 F1 F2 बराबर C1 + C2। hence given pairs of circles are orthogonal। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका होगा, लैंग्वेज वगैरह थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। इस तरीके से लिखिएगा तो आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपके लिए चुटकी है, इतना थोड़े देखिए, इतना थोड़े है, इतना फॉर्म में थोड़े लिखना है। इतना हम टीचर हैं आपको समझाने के लिए ताकि सबको समझ में लिखे हैं, इतना लिखने का थोड़ी जरूरत है। ये स्टेप नहीं लिखना है, ये स्टेप छोड़ देना, सीधा यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो मन में ही आप निकाल लीजिएगा G1 G2 वैल्यू, उसके बाद C1 C2 जो है वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। इससे ऑब्जेक्टिव बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझे होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। और इस पे जितने भी क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल पे आप खुद से बनाइएगा, ट्राई करिएगा, एकदम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत आगे पीछे का जो कंसेप्ट होगा 11th-12th का, वो आप खुद से रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। हर चीज़ हम नहीं ना बता पाएंगे, अब 11th पढ़ाने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 11th थोड़ा बहुत आपको रिवीजन खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।